हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका जो दो मेजर सेगमेंट था वो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। एक तो हम लोग स्केलेटन डिटर्मिनेशन पे फोकस थे, जिसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी 4 टेक्निक्स को सीखा था। देन हम लोग जो है नेक्स्ट सेगमेंट में मूव किए, जो कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन था, वो हम लोगों ने डिस्कशन में रखा था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया। अब जो थर्ड सेगमेंट है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। ये है हमारा सेगमेंट, दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। अब इस केस में भी एलिमेंटल एनालिसिस क्या है, बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, पहली बात कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और दूसरी हम लोग जो है ये जानना चाहेंगे कि इस एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो कितने परसेंटेज में पता है प्रेजेंट है। तो इसके लिए दो वे हमारे सामने आता है। एक तो बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक तो हम लोग कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक तो हम लोग कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है दोनों में देखना आप। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, प्रेजेंट इन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हो सकता है, हम लोग को पता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होंगे ही, उसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी तो प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, हैलोजन हो सकते हैं, राइट। ये सभी एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं। जैसे आपने एल्कोहल लिया तो उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, जैसे आपने जो है अमाइस लिया तो नाइट्रोजन भी आ गया, थायो एल्कोहल लिया तो सल्फर आ गया, उसी तरीके से फास्फोरस भी हो सकता है और आपका हैलोजेंस भी हो सकता है, मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पता करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और उसके लिए कुछ जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट बनाए गए हैं, जो है लैब टेस्ट, जिसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं। द सेकेंड सेगमेंट होता है इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें पता करते हैं अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, अमाउंट और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों जरूरी है, इस बात को समझो आप। क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप क्या करोगे, पहले तो पता करोगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अब उसके बाद जैसे ही पता चल गया, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जाओगे, देखोगे कि उनका परसेंटेज कितना है। अगर जैसे ही परसेंटेज पता चल जाता है, आप उसके एम्पिरिकल फार्मूला को डिराइव कर सकते हो, करेक्ट ना। अब आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर कैसे डिराइव किया जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला अगर पता है और आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाता है, तो अब इसलिए आप जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच सकते हो। बिकॉज हम लोग की कहानी स्टार्ट हुई थी मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला डिराइव किए थे। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो रेज होता है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करोगे। अभी तक का जो कहानी था वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेसिस रख के था। अब क्वेश्चन यही रेज हो जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिराइव करोगे, तो फिर हम लोग को एलिमेंटल एनालिसिस के लिए जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स कितने, कौन कौन से प्रेजेंट है और कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, राइट। इस तरीके का प्रॉब्लम आपने शायद मोल कॉन्सेप्ट में भी किया होगा। बोला गया होगा कि 26% कार्बन है, 46% कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट है, फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये शायद आपने प्रैक्टिस किया भी होगा इस टाइप के प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग जो है डिस्कशन रखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, एंड देन हम लोग मूव करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, करेक्ट, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया जाएगा। पहले हम लोग जो है देख लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम लोग देख लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को ही डिटेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो पहले तो यही चेक कर लिया जाए ना कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। देन रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाएगा कि उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे आप लिख सकते हो, एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं। करना क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, जो भी कंपाउंड दिया गया है उसको आप फीड कर देना, ठीक है, किसके साथ में, कॉपर ऑक्साइड के साथ में।
या नॉर्मली आप हीट वैसे भी हीट कर सकते हो। बनाना क्या है इसमें, बेसिकली CO2 बनाना है, ठीक है। अब इस CO2 को करेंगे क्या, CO2 को डिटेक्ट किया जा सकता है। आपने जो है 10th स्टैंडर्ड में भी लैब किया होगा, शायद CO2 को डिटेक्ट किया होगा, शायद माउस से जो पास कराते थे CO2, ठीक है, तो वो आपने किया होगा, लाइम वाटर के थ्रू पास कराए थे और जो है मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, वो वाले टेस्ट आपने किया होगा। वही सेम कहानी है, CO2 की जो है कभी कहानी चेंज नहीं हुई है, सेम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से अगर आप पास कराते हो CO2 को, जो CO2 रिलीज हुआ होगा, तो इन दैट केस आप क्या देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि टर्बिड कर देगा सोल्यूशन को। ये डिजॉल्व नहीं होता है, बाद में देखना आपकी क्यों डिजॉल्व नहीं होता है, बट ये टर्बिड सोल्यूशन फॉर्म कर लेगा, टर्बिड सोल्यूशन, ठीक है। इसकी वजह से आप डिटेक्ट कर पाओगे कि हाँ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने CO2 पास कराया, यानी कि CO2 आपका जो है रिलीज हुआ है रिएक्शन में, और CO2 रिलीज हुआ है यानी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये कार्बन कंटेन किया हुआ है, कंटेन कार्बन, तभी ये पॉसिबल है कि CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि हाइड्रोजन का फिर कैसे किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन को फिर कैसे करना है। हाइड्रोजन का भी सिमिलर केस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कंटेन ऐसे लिख सकते हो आप, कंटेन हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन अगर हाइड्रोजन है, मुझे नहीं पता है, मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि हाँ जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं। करना क्या है, सिमिलर फीचर फॉलो करना है कि आपको कॉपर ऑक्साइड के साथ उसको हीट दे देना है, ठीक है। हीट करोगे आप, होगा क्या कि कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो तो जो है CO2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अगर हाइड्रोजन होगा तो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन रेज होता है H2O को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, पीकर नहीं, पीना नहीं है, लैब में तो हम लोग को जो है मना किया जा रहा है कि कोई भी आप जो सब्सटेंस या जो भी केमिकल्स हैं उसको आप जो है माउस से टच नहीं करना है, ठीक है। इसको H2O पीकर नहीं टेस्ट करेंगे कि हाँ H2O प्रोड्यूस हुआ है। इसको आप करोगे क्या, सिंपल सा एक केस आता है कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लेना, ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर नहीं होता, मतलब व्हाइट कलर कंसीडर कर सकते हो आप, लेकिन जैसे ही आप H2O पास कराते हो तो आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनता है, और किस टाइप का क्रिस्टल बनता है, दैट ब्लू कलर, राइट। ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सोल्यूशन कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। तो ये बेस्ट केस होता है कि वाटर को डिटेक्ट करने के लिए आप कॉपर सल्फेट से पास करा सकते हो, और ये क्या होगा कि आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे कार्बन को कैसे डिटेक्ट करना है, हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करना है। एक सिंपल सा टेस्ट है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, ये CO2 जनरेट किया, जिसको लाइम वाटर से आपने पास कराया तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट किया। इसकी बात करें तो इसने H2O जनरेट किया, और जैसे इसको आपने कॉपर सल्फेट के साथ पास कराया एनहाइड्रस, वैसे उसके अंदर वाटर ना हो पहले से, एनहाइड्रस होगा तो इसका व्हाइट कलर का ये सॉलिड होगा, लेकिन जैसे ये पास करेगा कॉपर सल्फेट से तो ये कॉपर सल्फेट .5H2O एक क्रिस्टल बना लेगा ब्लू कलर का, और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अदर जो एलिमेंट्स है उसको कैसे आप डिटेक्ट करोगे। इस डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, लाइक जो है अदर एलिमेंट्स में हम लोग का आ जाएगा नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हैलोजन्स हो गया, इसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं हम लोग, जो कराते हैं 11th क्लास में भी लैब ही कराना पड़ता है, लसाइन टेस्ट बोला जाता है, लसाइन टेस्ट, लसाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट बोल सकते हो, या सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ये भी इसका अनदर नेम है, सोडियम फ्यूजन टेस्ट। मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से लग जाएगा, ठीक है। तो करना क्या रहता है, सोडियम फ्यूजन टेस्ट का स्टेप पहले समझ लो कि आप एक्चुअली में क्या करना चाह रहे हो इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर जो है इसमें आइडिया लग जाएगा तो फिर इजीली आप लैब में इसको कर सकते हो, लैब में भी अगर करना होगा तो किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन जेई पूछ देता है, राइट, कभी कभी जेई क्वेश्चन इससे पूछ देगा। तो केस क्या है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, मोस्टली वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं क्लोराइड का टेस्ट करना चाह रहा हूं ना किसी कंपाउंड के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इन दैट केस क्या किया गया, एक अनदर सिनारियो फॉलो किया गया, क्यों ना उस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, और उस बॉन्ड को ब्रेक करके पहले उसको एनायनिक फॉर्म में लाया जाए। अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो क्लोराइड फॉर्म में आ जाए, सल्फर प्रेजेंट होगा तो सल्फाइड फॉर्म में आ जाए, अगर कोई अदर एलिमेंट लाइक अगर मान लो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो और किसी फॉर्म में आ जाए। तो इस तरीके का केस इन्होंने किया कि पहले इन्होंने क्या किया कि जो है प्रिपेयर किया, प्रिपेयर सोडियम फ्यूजन बोला जाता है, प्रिपरेशन ऑफ, देन टेस्ट किया जाता है। तो पहला तो मैंडेटरी कंडीशन यही है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी प्रेजेंट कंपाउंड है ना, जो भी प्रेजेंट एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को आप उसको आयनिक फॉर्म में लिया, तभी ये पॉसिबल है कि उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो उसी के लिए पढ़ा जाता है प्रिपरेशन ऑफ लसाइन एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो,
रसायन एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। मेनली तो आप जब इसको करोगे लैब में तभी ये तो विजुअलाइज कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि किस तरीके से बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग। तो एक जो है पहला स्टेप इसमें ये होता है कि जो है पहला स्टेप, 2-3 स्टेप कंसीडर किया जाता है। एक इस तरीके से फ्यूजन ट्यूब होता है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है, नॉर्मल जो टेस्ट ट्यूब होता है ना उससे बहुत पतली ये ट्यूब होती है, तो इसको बोला जाता है, एक होता है कि इसमें कंसीडर किया जाता है दिस इज आवर फ्यूजन ट्यूब। ठीक है, ये हमारा फ्यूजन ट्यूब होता है। अब करते क्या इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फिलअप कर देते हैं इसके जो है इस निचले हिस्से में ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको हीट किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं, पहले तो स्लोली हीट करते हैं सच दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें सोडियम मेटल रहता है। देखना इसमें क्या क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ में सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का ग्रेन्यूल्स बना के इसमें ऐड कर दिया जाता है सच दैट कि सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो सके। ठीक है, अभी वो रिएक्शंस देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। तो अगर ये रिएक्शन होगा तो कैसे रिएक्शन कराना रहता है कि शुरू में इसको स्लोली हीट कर दिया जाता है, और जैसे ही एक बार जो है रिएक्शन हो जाता है तो इसको आप जो है स्ट्रांगली हीट कर देते हो, तब इसको स्ट्रांगली हीट कर देते हो। ठीक है, तो पहले तो आप जो है स्लोली हीट करोगे, सच दैट स्लोली हीट करने का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि जो भी इसमें ग्रेन क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जस्ट ऊपर आप सोडियम ग्रेन्यूल्स डाले रहते हो, अगर शुरू में स्ट्रांगली हीट कर दोगे ना तो होगा क्या कि सोडियम बाहर निकल के चला जाएगा। तो इसको शुरू में स्लोली हीट किया जाता है सच दैट कि सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, और आपस में जैसे ही एक बार रिएक्शन हो जाए, मतलब सोडियम मेल्ट कर जाए, तब आप इसको स्ट्रांगली हीट कर दो। वंस सोडियम मेल्टेड, एक बार ये सोडियम मेल्ट हो जाए तब आप इसको स्ट्रांगली हीट कर दो। अब स्ट्रांगली कब तक हीट करना है, तब तक जब तक ये रेड हॉट नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको जो है हीट करोगे। और फिर सेकेंड स्टेज में क्या करोगे, तो आपके पास पेट्री डिस्क होगा, इसके अंदर इसको जो है जो ट्यूब है पतली सी फ्यूजन ट्यूब, इसको आप ले जाके ब्रेक कर दो। वाटर सोल्यूशन रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा, इसमें आप ले जाके इसको ब्रेक करो। अब थर्ड स्टेज में क्या करना, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, इसको जो है आप किसी जो है इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपाउंड को जो बन के आया हुआ है इसको आप किसी में बीकर में आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, अब इस एक्सट्रैक्ट किए हुए कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या रसायन एक्सट्रैक्ट, इसको हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और इसी का टेस्ट करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि फिर से मैं मेंशन कर दूं कैसे स्टेज फॉलो किया गया। तो फ्यूजन ट्यूब रहता है, राइट, एक पतली सी ट्यूब जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं और उस पर सोडियम मेटल हम लोग जो है ऐड कर देते हैं। इसको जो है हम लोग पहले स्लोली हीट करते हैं, और देन जैसे ही मेल्ट कर जाता है सोडियम तो इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया जाता है। फिर इस ट्यूब को, राइट, ट्यूब को जो है हम लोग डाल देते हैं इसमें पेस्ट्री डिश में, इसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद इस पूरे एक्सट्रैक्ट को हम लोग फिल्टर से जो है इसको छान लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। अब केस क्या है ना कि इसमें समझना आप सिंपल सा केस है कि एक्चुअल में हुआ क्या, ये सभी प्रोसेस बताने का मीनिंग क्या है, मतलब ये तो प्रोसेस हुआ है ना, इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, हम लोग को तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ये समझना पड़ेगा आप। तो जो है सिंपली मैं लिख देता हूं कि रिएक्शन अकरिंग फ्यूजन ट्यूब। क्या रिएक्शन अकर हुआ फ्यूजन ट्यूब में, पहले ये हम लोग देख लेते हैं, समझना आप बात को वन बाय वन। ठीक है, तो अगर मानो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो होगा क्या कि सोडियम कार्बन, जो कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन जो कि कहां से आया हुआ है, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कैसे आया हुआ है, तो ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान मैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो निकल के आएगा उसी की बात कर रहा हूं, होगा तो ये बॉन्ड में, लेकिन सोडियम क्या करेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि सोडियम के साथ ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है। आयनिक बॉन्ड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होंगे, आपको पता होगा कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्गर होंगे, इस वजह से रिएक्शन हो भी पाता है कि सोडियम के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है, और जब हम लोग मेल्ट कर इसको रिएक्शन में ले जाते हैं तो ये फॉर्म करता है सोडियम साइनाइड, NaCN। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजन को नहीं डिटेक्ट कर सकते, NaCN को अगर डिटेक्ट कर लिया आपने किसी तरीके से तो आपको जो है क्या हो जाएगा, इन दैट केस आप इजीली पता कर सकते हो कि हाँ इसके केस में नाइट्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, अगर इसको डिटेक्ट कर पाए कि हाँ ये बेसिकली हम लोग को रिएक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हम लोग दिखा रहे हैं, बट लैब में आपको रिएक्शन तो दिखेगा नहीं, आप जो है जस्ट ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और भी केसेस कंसीडर कर लेते हैं। इफ हैलोजन इज प्रेजेंट तब क्या होगा,
तब इन दैट केस सिंपल सा केस है कि हैलोजन, जैसे आप क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कोई भी हैलोजन आया कहां से है? फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रिएक्ट कर जाएगा और फॉर्म कर लेगा NaX। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो हैलोजन कौन सा है। अब उसको भी जो है देखेंगे, डिस्कशन में ले जाएंगे किस तरीके से हो सकता है। इफ सल्फर इज प्रेजेंट, इफ सल्फर इज प्रेजेंट देन क्या देखोगे आप कि सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड, जिसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि सोडियम सल्फाइड का कैसे टेस्ट किया जाएगा। फोर्थ, ठीक है, इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, ऐसा कंपाउंड हो जाए जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, बोथ आर प्रेजेंट, तब क्या बन के आएगा इसमें? जब रिएक्शन हम लोग जो देखेंगे या जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है इसमें? मतलब एक्चुअली जो एक्सट्रैक्ट बन रहा है ना, पहले केस में NaCN अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ, देन NaX अगर क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड प्रेजेंट हुआ, देन Na2S सल्फाइड अगर प्रेजेंट हुआ, और लास्ट में अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो इन दैट केस क्या देखोगे आप? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों कहां से आए हुए हैं? ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकल के आए, और ये फॉर्म कर लेंगे सोडियम आइसोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनाइड, ये फॉर्म कर जाएगा आपका सोडियम थायोसाइनाइड, इसमें फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इनके लिए कुछ जो है केमिकल रिएक्शन या टेस्ट बना दिया गया है, जिसके बेसिस पे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसी का हम लोग जो है रिएक्शन देखते चलते हैं वन बाय वन। अगर इसके लिए पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, राइट, उसको हम लोग बता देते हैं कि इसके बेसिकली रिएक्शन क्या होगा, कैसे इसको डिटेक्ट किया जाएगा, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसको कैसे अगर इनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको आप डिटेक्ट कर पा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर पा रहे हो, इसको डिटेक्ट कर पा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप हैलोजन को डिटेक्ट कर पा रहे हो, इसको डिटेक्ट कर लिया तो इनडायरेक्टली आपने सल्फर को डिटेक्ट कर लिया, वैसे ही इसको कर लिया तो नाइट्रोजन सल्फर अगर दोनों प्रेजेंट है तब इन दैट केस इसको कर लोगे। तो ये केस हम लोग जो है देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि टेस्ट कैसे इसको किया जाएगा, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, बेसिकली जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन के आया हुआ है SFE को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन कंसीडर करें हम लोग। ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में? NaCN के फॉर्म में। ठीक है, या पहले हम लोग टेस्ट फॉर देख लेते हैं, टेस्ट फॉर हैलोजन्स, ये आसान है, पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, टेस्ट फॉर हैलोजन्स। ठीक है, इसको देख ले। तो ये केस क्या है, हम लोग का क्या बन गया है? NaX। NaX का मीनिंग क्या हुआ? NaCl हो सकता है अगर क्लोराइड हुआ तो, NaBr हो सकता है अगर ब्रोमाइड हुआ तो, या NaI हो सकता है अगर आयोडाइड हुआ तो। फ्लोराइड हम लोग नहीं देखते हैं जनरली, फ्लोराइड वाले कंपाउंड नहीं उतने हम लोग जो है जनरली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे इसको डिटेक्ट किया जाएगा? तो इसके लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, रिएजेंट जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अब समझना आप इस रिएक्शन में होगा क्या कि NaCl जो कि सोल्यूशन में, अगर मान लो कि सोल्यूशन लिया है आपने, aqueous AgNO3 लिया हुआ है, अब जो है जो सोल्यूशन था जो कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था, उसमें सोडियम प्लस है, Cl माइनस आया कहां से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, अब ये Cl माइनस AgNO3 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा AgCl का कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, हम लोग बोलते हैं, यहां पे फॉर्म करके देगा कर्डी वाइट PPT, करेक्ट ना? कर्डी वाइट PPT। अब नेक्स्ट इन सिनारियो क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हो तो वंस अगेन ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर सोल्यूशन दे देगा आपको, ये बना लेगा क्लियर सोल्यूशन। ठीक है, पता है इसमें जो है बाद में देखोगे आप इस तरीके से ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे तो वो क्लियर सोल्यूशन यहाँ पे बना लेगा। लेटर ऑन इस रिएक्शन को आप देखना। ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट यही पे पता चल जाएगा कि हाँ क्लोराइड आयन प्रेजेंट था, क्लोराइड प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि हम लोग का ये कहां से आया? ये बेसिकली SFE है, हम लोग का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। और क्लोराइड आया कहां से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बिकॉज अलग से तो आप क्लोराइड ऐड नहीं किए। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर मैं NaBr ले लूं, NaBr, अब इसको अगर आप ट्रीट करते हो AgNO3 के साथ में, फिर क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि ये फॉर्म करेगा AgBr, बट इन दैट केस अब कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है पेल येलो PPT या येलो PPT, कहीं कहीं मेंशन रहता है पेल येलो PPT। और अगर इसको फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया जाए तो क्या होगा? तो यहां तो एक क्लियर सोल्यूशन बना लेता है, लेकिन इन दैट सिनारियो AgBr के केस में क्या देखोगे? स्प्रेंगली
स्प्रेंगली सोल्यूबल, मतलब थोड़ा सा ये क्लियर सोल्यूशन नहीं बनेगा, स्प्रेंगली सोल्यूबल होगा। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ही प्रेजेंट था, इसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट को निकाला था। अच्छा, ये हो गया NaBr। Na की बात कर लेते हैं। Na का अगर आप ट्रीट करते हो AgNO3 के साथ में, फिर क्या इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे AgI फॉर्म कर लेगा, ये LO50 बनाएगा। ये थोड़ा सा लाइट कलर का रहेगा। ये कलर का भी रीजन आप देखोगे कलर ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये LO50 फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके अगर आप जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कराओगे तो ये नॉट सोल्यूबल नहीं होगा। ये तो स्प्रेंगली सोल्यूबल था, ये एटलीस्ट सोल्यूबल था, क्लियर सोल्यूशन बना रहा था, ये थोड़ा भी सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, और ये LO50 दे देगा। क्लियर है ना आप कैसे क्लोराइड को डिटेक्ट कर पा रहे हो? मतलब एक तरीके से लंबा प्रोसेस, डायरेक्टली मैं क्लोराइड नहीं देख सकता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसलिए पहले उसको मैंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जो कि सोडियम क्लोराइड है। अब फिर इसमें AgNO3 ऐड किया जो कि AgCl फॉर्म करा है। सिमिलरली आप NaBr के केस में AgBr फॉर्म किया और NaI के केस में AgI फॉर्म किया। दोनों में, तीनों में डिफरेंसेस कैसे करोगे? इसमें कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, जिसको अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अगर पास कराओगे तो एक क्लियर सोल्यूशन आपको देगा। देन AgBr जो कि पेल येलो प्रेसिपिटेट होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पास कराओगे तो स्प्रेंगली सोल्यूबल जो है, स्प्रेंगली सोल्यूबल आपको सॉलिड दिया होगा। और यहाँ इन दैट केस ये AgI जो फॉर्म करेगा LO50, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कराने पे प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, मतलब एक तरीके से सोल्यूबल नहीं होगा। स्प्रेंगली भी सोल्यूबल नहीं होता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर सल्फर। सेकेंड जो है हम लोग करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने हाईलाइट का किया, अब नेक्स्ट करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। ठीक है, तो दो बेसिक टेस्ट होते हैं इसके, वेल फेमस टेस्ट है। इसका पहला हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो Na2S बेसिकली सल्फर किस फॉर्म में है? सोडियम एक्साइड में Na2S के फॉर्म में है। तो अगर आप इसको ट्रीट करोगे लेड एसीटेट के साथ में PbCH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लेड एसीटेट। ये हमारा एसीटेट हुआ लेड फॉर्म, लेड के साथ में। अब होगा क्या, ये फॉर्म कर लेगा PbS, जिसका हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ब्लैक PPT, जिसका हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ब्लैक PPT। तो ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो सल्फाइड है या एक तरीके से बोलो सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था, इसकी वजह से आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है? तो एक और टेस्ट हम लोग करते हैं सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट किसके लिए कराया जाता है। ठीक है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट फिर किसके लिए? तो ये हम लोग कराते हैं ये वंस अगेन जो है इसी के लिए, Na2S के लिए। होगा क्या कि ये इसको बोलते हैं हम लोग Na2CN5N, इसको बोला जाता है सोडियम नाइट्रोपरसाइड। सोडियम नाइट्रोपरसाइड ये रिएक्ट करता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है Na4। ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Fe, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोल रहा हूं इसको, FeCN5NOS। ठीक है, ये तो ना जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोपरसाइड। नाइट्रोपरसाइड, ठीक है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोपरसाइड। ये जो कंपाउंड बन के आता है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम थायो नाइट्रो, थायो क्यों, सल्फर आ गया, थायो नाइट्रोपरसाइड। ये कंपाउंड देता है और इस कलर, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? मैंने बोला कोई फिजिकल चेंज होना चाहिए, तो आप क्या देखोगे कि पर्पल कलर सोल्यूशन आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जब इसमें Na2S के अंदर हम लोग सोडियम नाइट्रोपरसाइड ऐड करेंगे तो सोडियम थायो नाइट्रोपरसाइड फॉर्म करके आएगा विद द पर्पल कलर।
तो ये तो हम लोग टेस्ट सल्फर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन का कैसे टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या बोला गया कि NaCN फॉर्म करके देगा, ठीक है। अब NaCN को FeSO4 हम लोग क्या करते हैं कि FeSO4 के साथ पहले ट्रीट करते हैं। aqueous FeSO4 होगा क्या कि ये फॉर्म कर लेता है आयरन हाइड्रोक्साइड FeOS, फेरस हाइड्रोक्साइड। अब बोलोगे कि सर इसमें हाइड्रोक्साइड कहां से आ गया, तो होगा क्या कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो ना सोडियम के साथ में, जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना रहे हो तो सोडियम वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा ना, सम अमाउंट ऑफ वाटर भी है। तो सोडियम जो अनरिएक्टेड वाटर होंगे ना, अनरिएक्टेड सोडियम होगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाया होगा। तो अब जब आप आयरन सल्फेट को जब फर्स्ट NaCN में ऐड करोगे तो बेसिकली ये वाटर के साथ रिएक्ट कर, एक तरीके से मैं बोलूं NaOH जो कि प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके जो है फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद एक्चुअल रिएक्शन इसका स्टार्ट होता है। जब आप इसको NaCN के साथ हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, इसमें Na4 FeCN6 फॉर्म करके दे रहा है। Na4 FeCN6 ये फॉर्म करके दे रहा है। ये बन गया आपका सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये रिएक्शन होता है। यहां क्या ऑब्जर्व करोगे, यहां आप ग्रीन कलर देखोगे, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि हाँ ये ग्रीन कलर सोल्यूशन आप देखोगे, लेकिन इससे आइडिया नहीं लगाया अभी तक कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं। बिकॉज अगर वैसे भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, ये टेस्ट किसका हुआ, अभी तक सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने टेस्ट किया, तो यहाँ पे ग्रीन कलर सोल्यूशन बनेगा। अब उसको क्या करना होगा कि जो NaCN जो प्रेजेंट है ना, अब इसको सोल्यूशन को आप हीट करोगे, तो जैसे ही हीट करोगे क्या होगा, NaCN के साथ रिएक्ट करके सोडियम फेरोसाइनाइड फॉर्म करेगा। अब केस आपके पास दो ऑप्शन यहां से ओपन हो जाते हैं, या तो आप जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें ऐड करो, कंसंट्रेटेड जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इस वाले सोल्यूशन में ऐड करो, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो फेरिक क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड इसमें ऐड कर सकते हो। वरना दोनों में सेम है। बनेगा क्या, दोनों के केस में आप देखोगे इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेगा फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड, यानी कि यहां पे अगर मैं 4 देखूं तो 4 माइनस आएगा, इसको मैं 3 लिख सकता हूं। फेरिक है तो इधर 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पे अगर आप निकालोगे इसको, अगर मैं हटाऊं तो 4 माइनस आएगा, ठीक है। तो 4 इधर आ गया, और जो है मैं बोल रहा हूं फेरिक फेरोसाइनाइड, तो यानी कि 3 फेरिक मतलब +3, तो ये केस बन के आ जाएगा, ठीक है। और इस कंपाउंड की खासियत क्या होती है, ये कंपाउंड पर्शियन ब्लू कलर होता है। पर्शियन ब्लू कलर क्या है, इस जो है नेम अलग लग रहा है, ब्लू कलर से डिफरेंट है क्या, तो जो आपने देखा होगा जो है मोर का जो पंख होता है ना, उसमें जो आपने ब्लू कलर देखा होगा ना, वो ब्लू कलर पर्शियन ब्लू कलर कहलाता है, ठीक है। तो वही जब ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना भी, लेकिन अगर ये फॉर्म कर जा रहा है तो टेस्ट आपका क्लियर कर देगा कि हाँ इसके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या किया आपने, देखो NaCN FeSO4 के साथ ट्रीट किया गया है, पहले बना फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड के बनने के पहले भी रीजन मैंने दिया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है ना सोल्यूशन के अंदर, कैसे बना, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। जो अनरिएक्टेड सोडियम होगा ना, जब आप वाटर में उसको ऐड कर रहे हो तो वो रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो FeSO4
पहले ये नहीं फॉर्म कर रहा है, सोडियम फेरोसाइनाइड नहीं फॉर्म कर रहा है, पहले ये जो है फेरस हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म कर रहा है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। जैसे ही आप इसमें जो है हीट करना शुरू कर दिए, बिकॉज आपने NaCN तो ऐड किया ही हुआ है, जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, मैं जस्ट हीट लिख देता हूं क्योंकि इसमें मिक्सचर में प्रेजेंट ही है, आपको सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। अब इस केस में आप या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो, जो है इसको कूल करने के बाद, जब ये कूल हो जाए तो आप या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करो या फेरिक क्लोराइड ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा, जो है इसको बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। और इसका कलर क्या होगा, पर्सियन ब्लू कलर। बोलोगे कि इसका रोल क्या होगा, इसका रोल क्या हुआ, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों ऐड किया गया, FeCl3 एक तरफ, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग को फेरिक फेरोसाइनाइड बनाने के लिए Fe3+ चाहिए। तो करते क्या हम लोग कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 करता क्या है, ये कन्वर्ट कर देता है Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+, करेक्ट ना। अब या तो हम लोग को Fe3+ डायरेक्टली आप फेरिक क्लोराइड को ऐड करके ले लो, या कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दो, जिसकी वजह से Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाए। दोनों बहुत जो है इक्वल पॉसिबिलिटीज है, इक्वल वे से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो ये हमारा जो है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन होता है। एक और हम लोग डिस्कस करते ही चलते हैं, वो भी आसानी है कि मान लो कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, फिर इन दैट केस क्या करोगे, तो टेस्ट फॉर, ये भी आसान है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों अगर प्रेजेंट हो। आपको याद है क्या बना था, सोडियम आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनाइड HCN फॉर्म करके आया था। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसको ट्रीट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करो, FeCl3 के साथ। अब FeCl3 के साथ में ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करता है, FeHCN3। अब इसकी खासियत क्या होती है, तो ये ब्लड रेड कलर यूज, ब्लड रेड कलर आपको दे देगा, ब्लड रेड कलर इस कंपाउंड का बन जाएगा। तो जो मूवीज वगैरह में जो है ब्लड दिखाया जाता है ना, इसी कंपाउंड का बना के दिखाते हैं हम लोग, जो नकली जो है ब्लड दिखाया जाता है मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने। तो इन दैट केस गिफ्ट जो है हम लोग का फेरिक्स जो है थायोसाइनाइड का होता है, क्योंकि आपको ब्लड रेड कलर कैसे बना हुआ है, सिंपल सा केस है कि आपने सोडियम थायोसाइनाइड लिया, इसको आप फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट किए, ये फॉर्म कर लिया फेरिक का कंपाउंड जो कि ब्लड रेड कलर। तो ये बेसिकली हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये ऑब्जर्व क्या किया गया, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग जो है ये निकाल रहे हैं इन्फ्रेंस कि जो है कंपाउंड के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होगा और साथ साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं, दैट इज फिफ्थ वन, टेस्ट फॉर फास्फोरस। ठीक है, टेस्ट फॉर फास्फोरस, ये इसको हम लोग जो है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के थ्रू नहीं करते, यानी कि लसाइन मेथड हम लोग नहीं फॉलो करते इसमें फास्फोरस के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग नहीं करा पाते इसको, उसके मेथड के थ्रू नहीं करा पाते हैं जो टेस्ट फॉर फास्फोरस है। ठीक है, कैसे किया जाएगा,
थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ये केस होता है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कॉन्टेनिंग फास्फोरस, कॉन्टेनिंग फास्फोरस, ठीक है। अब करना क्या होगा आपको, इसको ट्रीट करना होगा सोडियम पेरोक्साइड के साथ। अब सोडियम पेरोक्साइड इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, ये इसको कन्वर्ट कर देगा सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। ये समझ में आती है बात, सोडियम फॉस्फेट। लेकिन बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि देखो फास्फोरस के लिए डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फॉस्फेट के लिए टेस्ट हम लोग करते हैं। जब आप देखोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर कैटायन और एनायन, वहां भी आएगा कि फॉस्फेट के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट हम लोग बोलते हैं जो है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, ये कराया जा सकता है सोडियम फॉस्फेट आयन के लिए। तो यहाँ पे भी वही सिंपल सा मेथड फॉलो कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारे पास फास्फोरस का नहीं कोई टेस्ट है, उसको पहले फास्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अब सिंपल सा कैसे करोगे, तो एक स्टेज और है फर्दर, ये Na3PO4 हुआ, इसको आप ट्रीट कर दो किसके साथ में, इसको आप HNO3 के साथ में ट्रीट कर दो, नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल कर दो, ठीक है, सोल्यूशन को बॉयल कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा H3PO4। बेसिकली हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं फास्फोरिक एसिड का, अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो फास्फोरस का, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग फास्फोरस का टेस्ट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, तो अगर H3PO4 आप लेते हो, ठीक है, H3PO4 लेते हो और किसके साथ ट्रीट करते हो, इसको अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में, ठीक है, ये रहा हमारा अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम मॉलिब्डेट। इसके साथ अगर आप ट्रीट करते हो तो क्या देखोगे, अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है। तो ये इसके साथ एक मिक्स कंपाउंड, मिक्स बोल सकते हो, ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या ऑक्साइड होता है ये हम लोग देख लेते हैं। अमोनियम इसके साथ अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करता है, NH3 थ्राइस PO4, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे अमोनियम होगा, ठीक है, अमोनियम थ्राइस PO4, ठीक है, और साथ में .12 MOO3, .12 MOO3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम फास्फो, अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट, अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट, ठीक है। मेनली इसका जो अब जो है इतने बड़े तो स्ट्रक्चर अभी याद होंगे नहीं, बट इसका एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन याद हो सकता है, ठीक है। सो अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट, तो अमोनियम फास्फो मॉलिब्डेट का ये कलर इसका बस आपको याद रखना, इस केस में आपको क्या मिलेगा, येलो कलर का, येलो कलर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, येलो कलर सोल्यूशन ही मिल गया, ठीक है। तो येलो कलर आप एक तरीके से लिख सकते हो, येलो कलर आपको इसमें दिख जाएगा, तो ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंपाउंड के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट था। कैसे आपने किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग फास्फोरस, इसको आपने सोडियम पेरोक्साइड के साथ हीट किया, ये बना दिया सोडियम फॉस्फेट। अब सोडियम फॉस्फेट को आपने HNO3 के साथ बॉइल्ड किया, फास्फोरिक एसिड बन गया, और फास्फोरिक एसिड को आप ट्रीट कैसे कर रहे हो, यूजिंग द अमोनियम मॉलिब्डेट, जो कि यहाँ पे एक मिक्स सॉल्ट दिया जिसका कलर येलो होगा, ठीक है। तो ये आप आइडिया, ये इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो किसको, फास्फोरस को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या देखने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, कि परसेंटेज कैसे पता किया जाएगा किसी भी एलिमेंट्स का कि गिवन कंपाउंड के अंदर क्या है, ठीक है। पहले हम लोग कार्बन से स्टार्ट करते हैं, राइट, परसेंटेज ऑफ इस जो है फॉर कार्बन, ऐसे लिख लेता हूं, फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको कैसे पता करोगे कि गिवन कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है या हाइड्रोजन है। सिंपल सा केस है, क्या किया था आपने रिएक्शन अगर याद हो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या कार्बन कॉन्टेनिंग, और इसको आप कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किए तो क्या हो जाएगा, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब करोगे क्या, आप CO2 को कैसे पता करोगे कि कितना अमाउंट है। आपने क्या किया, जब आपको डिटेक्ट करना था तो आपने क्या किया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से पास करा दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का टर्बिड सोल्यूशन बन गया। अब मैं डिटेक्ट करना चाह रहा हूं कि इन दैट सोल्यूशन जो कार्बोनेट बना, जो CO2 जनरेट हुआ है
वो कितना हुआ है। बेसिकली हम लोग को कार्बन का परसेंटेज चाहिए, तो अगर CO2 का भी पता चल जाता है तो हम लोग कार्बन का इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट एज्यूम करना कि इसका जो वेट है वो B ग्राम है, टाइम बिंग ये एज्यूम कर लेना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया उसका वेट B ग्राम है, ठीक है। अब CO2 को कैसे पता किया जाएगा कि कितना ग्राम CO2 जनरेट हुआ, जस्ट एज्यूम करो जो है एक कैसे पता किया जाएगा, तो इसको पास करा दिया जाता है KOH से, ठीक है, KOH से पास करा दिया जाता है, और जो वेट बढ़ता है ना, मान लो ये K2CO3 मोस्टली फॉर्म करता है, तो जो वेट इंक्रीज होता है ना उसको मेजर कर लिया जाता है। तो जस्ट एज्यूम करो कि इसका जो A ग्राम है, A ग्राम इंक्रीज कर गया, A ग्राम वेट जो मिक्सचर का है, जब आप K2 पास कराए तो कैसे इंक्रीज होगा, जब इसमें CO2 किए तो आप क्या किए, KOH का इनिशियल वेट ले लिए और उसमें CO2 पास कराया और उसके बाद फाइनल ले लिए, तो जो डिफरेंस होके निकल के आएगा वो A ग्राम होगा। अब इस आइडिया को आप समझना, क्या करना है आपको, कैसे आप पता करोगे परसेंटेज। सिंपल सा केस है कि अगर मैं CO2 मॉलिक्यूल कंसीडर करूं तो इसमें एक कार्बन है। मेरा बोलने का मीन क्या हुआ कि अगर आप 44 ग्राम लोगे तो इस केस में कितना ग्राम उसमें कार्बन होगा, 12 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम के केस में कितना हो जाएगा, तो 12/44, यही तो होगा, 12/44 ग्राम किसका, कार्बन का। अब मुझे क्या निकालना है, कितने में, A ग्राम में कितना होगा, A ग्राम में कितना हो जाएगा, 12/44 इंटू A, सिंपल सा केस है, 12/44 इंटू A, ये किसका होगा, वेट ऑफ कार्बन, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 12/44 A कितने में है, B ग्राम में, B ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाई B इंटू 100, यही करोगे ना आप, 100 में निकालना चाह रहे हो, परसेंटेज निकालना चाह रहे हो ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्राम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है आप निकालना चाह रहे हैं, मतलब 100 ग्राम में कितना उसका अमाउंट होगा। तो क्या किया आपने, 12/44 इंटू A/B, A क्या है, A वेट ऑफ CO2 जो कि जनरेट होगा, कैसे मेजर किया आपने, KOH के हेल्प से, और ये B क्या हो गया आपका, तो B हो गया वेट ऑफ, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 जो कि हम लोगों ने इससे वेट किया, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन दे देगा। वैसे ही हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन के केस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है सिमिलर वे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया जो कि हाइड्रोजन जिसमें होगा ही, और इसको आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया, ये जनरेट किया H2, ठीक है, आपने इसको ऐड किया H2, ठीक है। इसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा कि कितना H2O फॉर्म किया है, ठीक है, इसको आप सिंपली मेजर कर लेना, अमाउंट इसका मेजर किया जा सकता है, कितना वेट इसका बढ़ा हुआ है। तो अगर जस्ट एज्यूम करो इसका वेट क्या हुआ, सिंपल मैं जा रहा हूं इसमें, H2 इसका मैंने B ग्राम लिया और इसका A ग्राम मैंने कंसीडर किया, वही सेम फंडा है, सब में वही एप्लीकेबल है जो अभी हम लोगों ने लगाया। तो H2O में अगर एक मतलब इसका मैं 18 ग्राम लूंगा, 1 मोल लूंगा, तो इसमें 2 हाइड्रोजन होगा, यानी 2 ग्राम ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैं डायरेक्ट जाता हूं, क्या हो जाएगा, 2 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 18 ग्राम में। तो अगर मान लो कि ये बोला गया कि 1 ग्राम H2O प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, यही तो होगा आपका, दैट इज इक्वल टू 2/18 इंटू A इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O, ठीक है, वेट ऑफ H2O डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको याद मत रखना, आपको सिंपली ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जस्ट एक यूनिटरी मेथड है, उसी के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे आपने 10th में प्रैक्टिस किया होगा। चलो आप हेलोजन की बात कर लेते हैं कि हेलोजन को कैसे पता किया जाएगा, फॉर हेलोजन कैसे आइडिया लगाया जाएगा कि किस हेलोजन का कितना परसेंटेज है। सेकेंड, फॉर हेलोजन क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहिए, यहाँ पे भी सेम केस है कि आपने हेलोजन को कैसे ट्रीट किया था, NaX था, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको जो बेसिकली आपने NaX बनाया था और इसको ट्रीट किया था जो है AgNO3 के साथ में, फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया था, AgX फॉर्म कर गया था, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आप ईच केस में AgX को वेट कर लो, जस्ट एज्यूम करो कि आपने इसको लिया था B ग्राम, जिस तरीके से प्रीवियस केस में लिया, ये A ग्राम ऑफ AgX फॉर्म किया, सिंपल सा। अब सेम मेथड जाओ वैसे ही जैसे आपने कंसीडर किया हुआ है कि अगर AgX मैं लूं कितना, 1 मोल कितना होगा इसका, तो ये हो जाएगा 143.3 ग्राम, ठीक है,
Ag इसमें कितना प्रेजेंट होगा, सॉरी हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, अगर क्लोराइड निकालना चाह रहे हैं, पहले हम लोग कंसीडर करते हैं 1 by 1। AgCl आपने लिया, ठीक है, 1 by 1 कंसीडर करो। तो AgCl लिए तो AgCl का कंसीडर करें तो AgCl में एक क्लोरीन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 143.5 ग्राम में 35.5 ग्राम ये होगा, या 143.3 जो भी है। अब इन दैट केस क्या करोगे आप, कैसे कंसीडर करोगे, तो सिंपल सा केस है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो आप, तो 35.5 अगर कितने में प्रेजेंट है 143.5 में, इनटू ए में 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय 100। वैसे ही आप परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, यही बस चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80/188 इंटू A/B। A इज द मास ऑफ AgBr, A इज द मास ऑफ AgBr, इस केस के लिए मैं बोला हूँ A इज द मास ऑफ AgBr एंड B इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अच्छा AgI के केस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगा 127 डिवाइड बाई 235 इंटू A/B इंटू 100। ये भी तो समझ में आ रहा है ना क्या होगा। तो ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड, इसमें बहुत कुछ करने के लिए हमारा रहता नहीं है। इस मेथड को बोला जाता है कैरियस मेथड, कैरियस मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैलोजेंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सा केस है, इसको कन्वर्ट किया आपने किसमें, AgX में, इसको ड्राई कर लेना, ठीक है, इसको आप ड्राई कर लेना तभी ये आपको एक्चुअल वेट देगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको अगर आप ड्राई नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम है, तो इसको ड्राई कर लेना, उसके बाद इसका वेट कंसीडर कर लेना। वेट मान लो कि इसका आया A ग्राम और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया था B ग्राम, तो उसके बेसिस पे आप ये निकालते जाओ, ठीक है। सबके केस में यूनिटरी मेथड आपने अप्लाई किया और इसके बेसिस पे आपका परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकल आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर जो प्रेजेंट होगा उसको कैसे हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो करना क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको आप HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करोगे, साथ में बैरियम क्लोराइड यूज करोगे, ठीक है। HNO3 काम क्या करेगा कि जो सल्फर प्रेजेंट होगा ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वहां से उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और सल्फेट बनाएगा तो ये फॉर्म कर लेता है बैरियम सल्फेट, ठीक है। इस वाले कंपाउंड को आप ड्राई कर लेना। बेसिकली हम लोग उस कंपाउंड को निकाल कर मेजर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे सल्फर का परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसको आप ड्राई कर लेना, ठीक है। प्रोसेस में HCl भी बन के आएगा, लेकिन आप इसको बैरियम सल्फेट को एक्सट्रैक्ट करके इसको ड्राई कर लेना। अब केस आपके पास सिंपल सा है, क्या आपको पता है कि बैरियम सल्फेट से सल्फर को कैलकुलेट किया जा सकता है। जस्ट एज्यूम करना कि इसको मैंने लिया B ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था और इसमें मैंने A ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट इसको बनाया, ठीक है। अब करना क्या होगा, जैसे आप देखो इसको बैरियम सल्फेट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें एक सल्फर एटम है, तो मेरा बोलने का मीनिंग क्या होगा कि 233 ग्राम मोलर मास होता है, 1 मोल में 1 मोल सल्फर होगा। 233 ग्राम में आप क्या देखोगे 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब परसेंटेज निकालते हैं कैसे होगा, तो बोला गया कि 1 ग्राम में फिर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे कैलकुलेट करोगे, 32 डिवाइड बाई 233 इंटू कितना ग्राम आया है A ग्राम और कितने में आया है टोटल B ग्राम। ये सल्फर कितने में प्रेजेंट है B ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 233 इंटू वेट ऑफ, क्या लिखोगे, वेट ऑफ बैरियम सल्फेट जो कि निकल रहा है यहाँ से, वेट ऑफ बैरियम सल्फेट डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, दैट विल गिव। इसको याद मत रखना, आप सिंपल सा यूनिटरी मेथड निकालना, जैसे दे देगा इतना ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ और उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो। तो ये तो रहा हमारा एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस आल्सो। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस ये कैसे किया जाएगा, एस्टिमेट कैसे किया जाएगा फास्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाता है, देखो सिंपल सा केस है, इस रिएक्शन को समझना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इसके साथ में HNO3 ले लिया जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, मींस एक तरीके से जो फास्फोरस प्रेजेंट होगा ना ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 के साथ में हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट along with अमोनियम हाइड्रोक्साइड, along with
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये करता क्या है बेसिकली, तो ये कन्वर्ट कर देता है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। आई थिंक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है ना। अब इससे जो कंपाउंड, इसको ड्राई कर लिया जाता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को ड्राई कर लिया जाता है और इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या बनता है, Mg2P2O7। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, पायरोफॉस्फेट। इसका मोलर मास कितना होगा ये आप पता कर सकते हो। मोलर मास इसका आता है 222 ग्राम। कैलकुलेट करना है आप इसको सिंपली। ठीक है, 222 ग्राम। अब देखो आप केस देखना कि अगर 1 मोल मैं कंसीडर करूं, 1 मोल ऑफ Mg2P2O4, इसमें कितने फास्फोरस प्रेजेंट है, 2 फास्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, 2 मोल फास्फोरस एटम आप लिख सकते हो, 2 मोल फास्फोरस एटम, 2 मोल फास्फोरस एटम। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूंगा कि 222 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो इसमें कितना फास्फोरस प्रेजेंट होगा, 32 एक का होता है, मतलब 31 एक का होगा, दूसरे का मतलब 2 है तो 62 ग्राम हो जाएगा। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि जो है ग्राम ऑफ दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, अब निकालो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैसे निकाला जाएगा। तो देखो ये तो रहा 62 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 222। जस्ट एज्यूम करो ये जो बन के आया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट था वो हमारा B ग्राम था, और ये जो बन के आया हुआ है दिस इज आवर A ग्राम। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन के आया हुआ है, सॉरी ये नहीं, ये जो फाइनली कंपाउंड पायरोफॉस्फेट बना हुआ है ये A ग्राम है। तो क्या हो जाएगा, जिस तरीके से पहले प्रीवियस रिलेशन आपने लिखा है A/B × 100, ए भी हम लोग जो है ऊपर ही मेंशन किए हुए, तो ये हो जाएगा 622। आपको बेसिकली मोलर मास ही कैलकुलेट करना है और कुछ कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है इसमें। ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7, ये वेट हो जाएगा, डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये आपको जो है एक तरीके से एस्टिमेशन दे देगा कि किसने जो है फास्फोरस प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट है इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो लास्ट एलिमेंट है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, तो इसके लिए 2 मेथड है। एक हम लोग बोलते हैं ड्यूमास मेथड। ठीक है, ड्यूमास मेथड। ठीक है, ये मेथड भी सिंपल है, लेकिन जो है एक और मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, जेल्डल मेथड। वो भी सिंपल ही केस होता है, लेकिन हम लोग कंसीडर करेंगे उसका मेथड का क्या जो है एक तरीके से सिनारी होता है। आप एक बार जो है कंसीडर कर लेना कैसे इसको जो है पूरे एपरेटस को जो है ड्रॉ किया गया है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। कभी कभी आपको बोर्ड में पूछ दे, मतलब अगर 11th का एग्जाम दोगे उसमें पूछ देगा कि आप जो है पूरे एपरेटस को दिखाओ, प्रोसेस को दिखाओ, कैसे ड्यूमास मेथड कराया जा रहा है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा फोकस है इसके केमिकल रिएक्शन में, एक्चुअल में होगा क्या इससे हम लोग रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, उसी को हम लोग डिस्कशन में रखते हैं। तो होगा क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो किया क्या जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास कराया जाता है पहले कॉपर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, और इसको हीट कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हम लोग हीट करते हैं। तो होगा क्या कि इसमें आपको मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिलेंगे। अब होगा क्या, इस मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड को अगर आप कॉपर गेज लिए, ठीक है, कॉपर गेज फिर से कॉपर से पास करा, तो यहाँ तो इसको ऑक्सीडाइज किया तो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड बना। लेकिन अगर इसको रिड्यूस करोगे तो आप जो है क्या करोगे कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा वो रिड्यूस होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा विद सम अदर ऑक्साइड। अब करना क्या है कि आपको इसको पास कराना है KOH से आप इसको पास कराना है। क्या देखोगे आप कि जो है N2 के साथ में मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर बेसिकली KOH के साथ जो अदर ऑक्साइड का रिएक्शन है ये जो है N2 प्लस इनॉल विथ मॉइस्चर फॉर्म करेगा। अब हम लोग को क्या डिटेक्ट करना होगा, N2 का परसेंटेज कितना है, N2 का परसेंटेज कितना है, इसको पता करने के लिए आप इस मॉइस्चर को निकालना होगा। कैसे करेंगे, तो इसको ड्राई किया जा सकता है। ड्राई करने पे जो है आपको, मतलब अगर आप ड्राइंग एजेंट यूज करते हो यहाँ पे इस प्रोसेस में, ड्राइंग एजेंट, ठीक है, तो इन दैट सिनारियो आपको जो है ड्राई N2 फॉर्म कर जाएगा। अब इसका मेजर क्या करोगे, तो इन दैट सिनारियो आप वॉल्यूम इसका मेजर कर लेना, कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो है इसमें प्रेजेंट हुआ या एक तरीके से फॉर्म किया हुआ है।
तो अब चलते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन था, राइट। पूरे प्रोसेस को बेसिकली हम लोग नाइट्रोजन को मेजर कर लेंगे, तो उसको जो है यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जस्ट एज्यूम करो आप कि जो है इसका जो वेट था W ग्राम में ले लेता हूँ, ठीक है, ये इसका जो है वेट है। अब इस केस में आप करो क्या, देखना आप समझना कि अगर मैं 1 मोल N2 लूं, 1 मोल ऑफ N2 ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल ऑफ N2 दैट इज इक्वल टू 22400 ml ऑफ N2, इसी के बराबर होगा। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इज इक्विवेलेंट टू 28 ग्राम N2, करेक्ट ना। अब देखो कि 1 ml अगर मैं क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम मेजर किया, तो 1 ml ऑफ N2 का वेट कितना आ जाएगा, सिंपली दैट इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 22400, ये हो गया। अच्छा, हम लोग कितने V वॉल्यूम के लिए निकालना चाह रहे हैं, V ml ऑफ N2 के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू V, ये हो गया। तो ये तो जो है हम लोग क्या निकाले, V ml ऑफ N2 का जो वेट है ये निकल के आया वेट ऑफ N2, वेट ऑफ N2 इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना वेट है नाइट्रोजन का, ये निकल के आ गया। अब आपको परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो सिंपली क्या करो कि वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। वेट कितना है, इसका कितना आया हुआ, यह आया 28 डिवाइड बाई 22400, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इंटू V, और वेट मैंने क्या कंसीडर किया, ये हम लोग ने W कंसीडर किया, तो जो है 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू V डिवाइड बाई W इंटू 100, ये केस हो जाएगा। और यही आपका जो है रिलेशन है। तो बेसिकली V क्या दिखा रहा है यहाँ पे, V इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो कि प्रोड्यूस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, और W क्या है, दैट इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों ने इनिशियली लिया था, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये मेथड यूज किया जा सकता है, ड्यूमास मेथड। इसका क्या है कि जो है थोड़ा सा मेथड ये डिफिकल्ट माना जाता है, जो अदर हम लोग इसका काउंटर पार्ट जो मेथड है वो डिस्कस करें, बट इन ड्यूमास मेथड में ये जितने भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है सभी को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसकी खासियत बस यही है कि हम लोग कोई भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है और उसमें नाइट्रोजन को अगर एस्टिमेट करना जा रहे हैं तो वी कैन यूज ड्यूमास मेथड। जो आगे का मेथड जो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज जेल्डल मेथड, उस केस में आप एवरी केसेस में नाइट्रोजन को नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे नाइट्रोजन का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक नोट्स में ये मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन किया जा सकता है, ये आप कर सकते हो कि ऑल, राइट, दिस ऐसे लिखा जा सकता है, दिस मेथड इज applicable for all nitrogen containing compound, सभी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जो ये वाला मेथड है, ठीक है। तो सिंपल सा केस है, ये आप याद रखो, ये भी जो है याद रखने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको डिराइव कर सकते हो। जब भी एग्जाम में पूछे आप डिराइव कर सकते हो। जस्ट दिया कि x ml ऑफ वॉल्यूम नाइट्रोजन का रिलीज हुआ है और जो है वेट आपको दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इन दैट केस ये जो फॉर्मूला है ना इसको याद मत रखना, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रेस्ट आप जो है इसको डिराइव कर सकते हो, एग्जाम हॉल में भी डिराइव कर सकते हो कि कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, किस वैल्यू को चाहिए होगा आपको चाहिए होगा कि ड्राई जो नाइट्रोजन प्रेजेंट आया है बनके उसका वॉल्यूम कितना है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया उसका वेट कितना। उसके बाद आप सिंपली वही तो लिंक करना चाह रहे हैं। ये सभी तो प्रोसेस है, ये सभी तो प्रोसेस है जो किया जाता है टू जो है कन्वर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड टू N2, ये सभी प्रोसेस है जो किया जाता है। बट रेस्ट जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो सिंपल सा आपके मूल कॉन्सेप्ट में आप डिस्कस किया गया होगा मूल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो वो उस बेसिस पे आप जो है यूनिटरी मेथड लगाओ, जो है 1 मोल N2 इसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, वहां से हम लोग का ये निकल के आ जाएगा एक्सप्रेशन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। सिंपल सा है, ये जो है कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। एक और मेथड यूज किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, थोड़ा सा ये नाम इसका सुनने को मिलेगा, दैट इज जेल्डल मेथड। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम है, जेल्डल मेथड, ठीक है। ये भी सिमिलर टू जो है डुमास मेथड है, बस डुमास और जेल्डल में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस होता है।
लेकिन जैसे हम लोगों ने बोला कि डुमास मेथड एप्लीकेबल होगा एवरी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड के साथ, इसमें कुछ लिमिटेशन होगा, ये हर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। तो कराते कैसे, प्रोसेस कैसे अगर होता है, अगर आप देखो तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन कॉन्टेन किया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको आप जो है आप करते हो क्या, इसको ट्रीट करते हो H2SO4 के साथ। एक सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है कि अगर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है और उसको अगर H2SO4 के साथ हीट करोगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, अमोनियम सल्फेट में। एक सिंपल सा प्रिंसिपल काम करता है और इसके क्या हो जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है। लेकिन साथ में इसके साथ यूज किया जाता है K2SO4 और CuSO4। इनका रोल क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं सच दैट कि जो H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट है ना उसको इंक्रीज कर सके। तो अदरवाइज बॉइलिंग, अगर ये बॉयल हो जाता है तो फिर इन दैट केस कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगा, कंप्लीट नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में नहीं कन्वर्ट होगा। और आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो सभी के सभी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होगा अमोनियम सल्फेट में। इसलिए मैं बोला हूं कि ये जो इसका रोल होगा K2SO4 या CuSO4 का, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट जो कि क्या करेगा, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4, ये इंक्रीज कर देगा। आगे समझना रिएक्शन का पार्ट क्या है कि इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है किसके साथ में, तो इसको हीट कर देते हैं। हीट करने पे अमोनिया बाहर आ जाता है यहां से, ठीक है। अमोनिया बाहर आने के बाद इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, ये फॉर्म कर लेता है अमोनियम सल्फेट। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। अब जो एक्सेस अमाउंट, अब हम लोग को एस्टिमेशन करना है, तो जो एक्सेस H2SO4 होता है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4, इसको रिएक्ट करा दिया जाता है NaOH के साथ में, ये ट्रीटेड विथ NaOH, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये पूरा प्रोसेस कराया जाता है। ये पूरा रिएक्शन होता है एक फ्लास्क के अंदर, जिस फ्लास्क को हम लोग बोलते हैं जेलदल फ्लास्क, जेलदल फ्लास्क इसको बोला जाता है। अब समझना इसमें कैसे जो है पूरे कैलकुलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा। बट ओवरऑल ये प्रोसेस है, आप एक बार डायग्राम से भी इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। अमोनिया गैस रिलीज होगा जिसको H2SO4, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा H2SO4 का, वो जो है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2SO4 विल बी ट्रीटेड विद द NaOH, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब आपके पास डेटा क्या होगा, जैसे H2SO4 का जो है आपको दिया होगा कि कितना हम लोगों ने वॉल्यूम लिया होगा। जैसे ये केस है कि M1V1 आपने इसको यूज किया, M1 मोलरिटी है और V1 वॉल्यूम है जो H2SO4 का इनिशियल आपने लिया हुआ है। अब ये अमोनिया के साथ सम अमाउंट रिएक्ट किया, बचा हुआ अमाउंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ में, ठीक है। क्या बनाएगा, Na2SO4, ये तो बात समझ में आती है, Na2SO4। अच्छा एक मुझे बात बताओ आप, अगर ये तो इनिशियल था, ये पूरा अमाउंट नहीं था, ये लिमिटेड हम लोग ले रहे हैं, ये जो कंप्लीट इसको जो रिमेनिंग अमाउंट है जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसका अगर 1 मैं मोल लेता हूं H2SO4, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल्स चाहिए होगा, 2 मोल्स चाहिए होगा। अगर इसको लिया गया इस तरीके से, इसको आपने कंसीडर किया M1V1, जो कि आपने कंसीडर किया, M1V1 आप H2SO4 का ले रहे हो, इनिशियल H2SO4 का, M1 मोलरिटी और V1 इसका वॉल्यूम। जस्ट एज्यूम करो कि आपने इसको लिया M2V2, ठीक है, M2V2। अब M2V2 क्या है, ये मोलरिटी ऑफ NaOH और वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आपने यूज किया, ठीक है। तो उसके लिए H2SO4 कितना चाहिए होगा, ऑब्वियसली आपको मिलीमोल्स निकालना है, तो M2V2/2 हाफ इसका चाहिए होगा। 2 मोल्स 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, M2V2 मोल्स M2V2/2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब बचता क्या है इसमें, कि अमाउंट ऑफ H2SO4, या मैं लिख दूं ऐसे, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 निकाल सकते हो। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, इनिशियली आपने लिया था M1V1 मिलीमोल्स, करेक्ट ना। अब उसमें से कंज्यूम कितना हो गया, कंज्यूम किसके साथ, NaOH के साथ मैं बात कर रहा हूं, NaOH के साथ रिएक्शन में कितना गया, M2V2, ठीक है, यही तो लिया M2V2/2, यानी कि M1V1 पता है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, M1 इक्वल टू मोलरिटी ऑफ H2SO4, ठीक है, विथ V1 वॉल्यूम, और M2 क्या है,
दैट इज मोलरिटी ऑफ NaOH जो आप यूज कर रहे हो न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो NaOH यूज किया जा रहा है उसका मोलरिटी हो गया M2 विथ वॉल्यूम V2, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने H2SO4 का निकाला, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 जो कि हम लोग किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, रिएक्टेड विथ अमोनिया, रिएक्टेड विथ अमोनिया, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया। अब सिंपल सा केस है कि अगर अमोनिया मैं कंसीडर करूं और इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाएगा। ये तो बात समझ में आता है। अच्छा, इतना मोल्स अगर कंज्यूम हुआ है, इतना मोल्स, तो यानी कि 2 मोल्स अमोनिया अगर रिएक्ट, अगर 1 मोल्स ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 will be reacted with 2 moles of ammonia, ये केस है। तो 1 मोल H2SO4, इतना मोल्स अगर मैं कंसीडर करूं तो बता सकते हो अमोनिया का मोल्स कितना हो जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया। ये कैलकुलेट किया जा सकता है, मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ किसका, जो हम लोगों ने मिलीमोल्स कंसीडर किया गया है, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ अमोनिया, रिएक्टेड विथ अमोनिया, ये हो जाएगा। रख दो, इस वैल्यूज को ले जाकर रख दो, तो 2 इंटू M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया। अब आपके पास सिंपल सा केस है, ठीक है। अगर वेट निकालना चाहोगे तो वेट ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया सिंपली क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाई 2 इंटू अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखना ध्यान से कैसे निकालना है उसमें। तो ये पता चल गया वेट ऑफ नाइट्रोजन इतना ग्राम है, ठीक है। वेट ऑफ अमोनिया इतना है, नाइट्रोजन का मुझे निकालना है। तो अगर मैं 1 मोल लूंगा तो 1 मोल अगर लूंगा NH3 तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी होगा, यानी आउट ऑफ 17 ग्राम 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 14 ग्राम 17 ग्राम नाइट्रोजन होगा। अब देखो, आप इसमें मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन रख लो, जितना वेट है उसको कंसीडर कर लो, अमोनिया का M2V2 डिवाइड बाई 2 इंटू 17, ठीक है। ये 17 कैंसिल हो जाएगा, टोटल वेट कंसीडर कर लो, जस्ट अमाउंट जो आपने लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये ले लो W, ठीक है। यहाँ पे W हो जाएगा। अब इसको आपको जो है मिलीमोल्स है तो आपको मोल्स में कंसीडर करना होगा, तो 1000 से डिवाइड करोगे, सही है ना। ये मिलीग्राम में था तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड किया, 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा आपका ये रिलेशन दे देगा 1.4 इंटू, अगर आप लिखना चाहो 2 इंटू M1V1। अब ये डिपेंड करेगा, अब यहाँ पे आपने H2SO4 लिया तो ऐसा केस है, HCl लेते तो शायद ये अलग एक्सप्रेशन बन के आता। बट बेसिक इनडायरेक्टली हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। तो सिंपल सा फंडा एक बार मैं बता देता हूँ कैसे ओवरऑल कंसीडर किया गया है। हम लोगों ने इनिशियल कंसेंट्रेशन लिया था H2SO4 का M1 विथ वॉल्यूम V1, ठीक है। ये एक्सेस अमाउंट में H2SO4 है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया। अब चूंकि एक्सेस अमाउंट में था तो आपको जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा NaOH ऐड किया गया। जो NaOH आपने ऐड किया उसको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं कि ठीक है, जस्ट कंज्यूम किया, M2V2 ये कंज्यूम किया। अब आपको पता है कि 1 मोल अगर मैं इसको लेता हूं, 1 मोल तो ये 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, या ऐसा भी मैं बोल सकता हूं 2 मोल्स ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। M2V2 मिलीमोल्स लिया जाएगा तो M2V2 मोल्स ऑफ H2SO4 यहाँ पे रिएक्ट किया होगा। तो अब मेरे पास यही बच के आता है कि मतलब कितना NH3 के साथ रिएक्ट किया है, बस मैं डिफरेंस पता करना चाह रहा हूँ। तो इनिशियल मिलीमोल्स H2SO4 का था, इतना मिलीमोल्स NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, बचा हुआ जो भी इसमें रहा होगा, इतना जो डिफरेंस है ये अमोनिया के साथ ही तो रिएक्ट किया होगा। और अमोनिया के लिए फिर से मैंने रिएक्शन लिख दिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो अब इसलिए जितना मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट किया होगा NH3 के, उसके जस्ट डबल होगा मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया। वहां से आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने मिलीमोल्स वेट निकाल दिया ना यहाँ पे अमोनिया का, हम लोग को तो वेट ही चाहिए था, वेट निकाल दिया तो 17 आउट ऑफ 14 आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। इसको आपने जो है इसको टोटल वेट से मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे मैंने वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिखा, तभी तो परसेंटेज आएगा ना। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड कर दो और ये आपका आ जाएगा। तो बट ये आप याद रखो या सिंपली कैलकुलेट कर लो। अगर आपको मिलीमोल्स के कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये या एक्सप्रेशन याद रखने वाली चीज नहीं।
आप भूल जाओगे आज, नहीं तो कल उसको भूल जाओगे। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको एक बार खुद समझो कि किस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन हुआ है, कैसे हम लोग इस फॉर्मूले पे पहुंचे होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन इसमें करते चलते हैं, बहुत ही आसान है। क्या दिया गया है कि जो है क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार, आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 0.5 ग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, और इससे जो है इसको जो भी प्रोसेस कराया गया जलदाल प्रोसेस, उसमें अमोनिया गैस रिलीज हुआ, करेक्ट ना। इस अमोनिया गैस को H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया। हम लोग को पता है कि H2SO4 जनरली एक्सेस में रखा जाता है, तो इसको क्या दिया गया, इसका 50 ml 0.5 मोलर लिया गया H2SO4, और जो एक्सेस ऑफ H2SO4 है ना, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेस ऑफ H2SO4, इसको किसके साथ ट्रीट किया हम लोगों ने, इसको NaOH के साथ ट्रीट किया, जो रेजिडुअल बोल सकते हो, रेजिडुअल ऑफ H2SO4 ट्रीटेड विथ NaOH। अच्छा, कितना अमाउंट लिया गया NaOH का, NaOH का हम लोग बोल रहे हैं कि दैट इज टेकन 60 ml 0.5 मोलर। ये तो समझ में आती है बात। अब रिएक्शन को समझना, रिएक्शन को प्रॉपरली समझना। आप क्या होगा कि देखो, पहले तो H2SO4 कितना आपने लिया था ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। H2SO4 टोटल कितना रहा होगा मिलीमोल्स, ये कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 50 ml इंटू 0.5 25 मिलीमोल्स आपने लिया हुआ है, करेक्ट ना। और NaOH कितना लिया हुआ है आपने, NaOH कितना मोल्स है टोटल, दैट इज 30 मिलीमोल्स। मैं एक और भी इसको सिंपल बनाते जा रहा हूं। अब आप रिएक्शन कराना, H2SO4 रिएक्ट विथ NaOH, फॉर्म क्या करेगा Na2SO4, रिएक्शन बैलेंस कर लिया जाए, 2 मोल से ही जाएगा रिएक्शन में। तो अगर मान लो आप 1 मोल होते तो 2 मोल कंज्यूम होता। आपने क्या लिया है, ये तो लिमिटेड में होगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि 30 मिलीमोल्स आपने NaOH लिया हुआ है, तो इसका कितना मिलीमोल्स कंज्यूम होगा, कितना मिलीमोल्स, अगर ये 30 के 30 कंज्यूम हो गया तो यहां से कितना मिलीमोल्स कंज्यूम होगा, इसका हाफ, दैट इज 50, यानी कि 10 मिलीमोल्स बच गए। यही बस मुझे निकालना है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना है, उसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। ये रह गया 0। अब जो है ये एक्सेस कहां से गया होगा, कहां पे रिएक्शन किया होगा, बेसिकली ये कंज्यूम हुआ है कब, जब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया गया है। तो निकाला जाए NH3 प्लस H2SO4, ये रिएक्ट करके बनाएगा अमोनियम सल्फेट 2 मोल्स अमोनिया रिएक्ट करेगा, करेक्ट ना। अच्छा, अगर आप इसको 10 मिलीमोल्स बोलते हो, 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया, तो कितना 10 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कंसीडर करते हो तो कितना हो जाएगा ये 20 मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स। अब निकाल सकते हो आप 20 मिलीमोल्स अमोनिया आ गया ना, तो सिंपल से आप जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल दो, या अगर आप जो है वेट निकालना चाह रहे हो, वेट ऑफ अमोनिया, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अमोनिया, सिंपली आप जो है 20 इंटू 17 कर सकते हो। अभी ये 17 कैंसिल हो जाएगा। कैसे किया था कि जो है 14 आउट ऑफ 17 ये प्रेजेंट था, तो इतने के लिए कितना हो जाएगा 20 मिलीमोल्स के लिए, देख लो आप 20 इंटू 17 डिवाइड बाई हाउ मच, कितना से डिवाइड करोगे आप इसको जो है 1000 से, और वेट कितना बोला गया 0.5 ग्राम। आपको परसेंटेज निकालना है 100, समझ पा रहे हो आप इतना बात, तो 100 से आपने इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको सिंपल सा केस है, 17 गैस कैंसिल, ये आपके पास कितना सा आ रहा है देख लो आप, तो ये हो जाएगा 28 280/5, ठीक है 280/5, और कुछ कर रहे हैं हम लोग इसमें, 280/5 ही हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो यार, 56% आ जाएगा, सिंपल सा केस है। इस केस में 56% इज करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशन समझ लो, सिंपल सा, हम लोगों ने H2SO4 टोटल निकाला मिलीमोल्स, NaOH के साथ कितना कंज्यूम होगा वो उसको निकाल दिया हम लोगों ने। अब जो NaOH के बाद बचाओ, मतलब बेसिकली हम लोग डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं कि कितना एग्जैक्टली H2SO4 अमोनिया के साथ रिएक्ट हुआ होगा। तो अगर 10 मिलीमोल्स रिएक्ट हुआ है तो 20 मिलीमोल्स अमोनिया भी रिएक्ट होगा, बिकॉज अमोनिया के साथ तो ये कंप्लीटली रिएक्शन में गया हुआ है। तो 20 मिलीमोल से पता चल गया, तो यहाँ से आपको परसेंटेज पता चल गया कि 56% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। शायद ही हम लोगों ने इसको लिख किया नोट्स में, ये मेंशन कर देना कि जो जेलदाल प्रोसेस है, ठीक है, जेलदाल प्रोसेस सभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट फॉर ऑल कंटेनिंग। कुछ केसेस हैं जिसमें कि नहीं हो पाएंगे, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड
नाइट्रो कंपाउंड, डायजो कंपाउंड्स बोल दो आप, या नाइट्रोजन इन रिंग अगर है, मतलब बेंजीन रिंग वगैरह जैसे पिरिडीन वगैरह रिंग हो जाए, नाइट्रोजन इन द रिंग डज नॉट गिव, या एक तरीके से बोल सकते हो जो है नाइट्रोजन इसमें एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, नाइट्रोजन इन नाइट्रो कंपाउंड, डायजो कंपाउंड एंड इन रिंग कैन नॉट बी estimated by जेल्दल मेथड, इससे आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। कौन कौन सा मैंने बोला, जैसे नाइट्रो कंपाउंड हो जाए, NO2 ग्रुप हो, तो इसको क्या करता है, NO2 ग्रुप को ये जो हम लोगों ने रिएक्शन कराया हुआ है H2SO4 के साथ, वहां से ये अमोनिया नहीं फॉर्म कर पाता है, बस ये दिक्कत है, अमोनियम सल्फेट नहीं फॉर्म कर पाता है, कंप्लीटली रिएक्शन में नहीं जा पाता है। उसी तरीके से मैंने क्या बोला, डायजो कंपाउंड ये कि मान लो इस तरीके से आप ग्रुप डायजो बोला जाता है 2 नाइट्रोजन का, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना तो नाइट्रोजन के फॉर्म में ये निकल जाएगा, इस वजह से इसको टेस्ट नहीं करा पाते हैं। उसके अलावा अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट हो जाए, जैसे पिरिडीन का केस आप ले लो, पाइरोल का केस ले लो, तो इस केस में भी ये जेल्दल मेथड से इसको एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन को। तो इसके लिए फिर क्या मेथड होगा, फिर डुमास मेथड, हम थोड़ा लेंथी प्रोसेस है वो कंपेयर टू जेल्दल मेथड, बट वो भी उस मेथड से हम लोग सभी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड को एस्टिमेट कर सकते हैं। एलिमेंट्स के बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं किया, दैट इज ऑक्सीजन के लिए ऐसे क्वालिटेटिव वाइज तो एक मेथड है, बट वो डिस्कशन का पार्ट नहीं बनता हमारा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी जो एलिमेंट्स है उसका परसेंटेज निकालने के बाद 100 से माइनस कर देते हैं। ये जो रेस्ट एलिमेंट हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस किया क्वांटिटेटिव वाइज, उसको कैलकुलेट करने के बाद 100 से माइनस करने के बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाता है। तो ये मेथड होता है, अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑक्सीजन करना है तो उसको हम लोग के लिए और कोई सेपरेट मेथड नहीं है, सभी एलिमेंट्स का निकालने के बाद हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एलिमेंटल एनालिसिस, जो कि थर्ड सेगमेंट था हम लोग का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC का। और इसी के साथ हम लोग इस जो चैप्टर है इसको फिनिश करेंगे, जो हम लोग का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जय हिंद।